The topic which we want to discuss today is regarding independent events. ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या हैं, कैसे हम क्लासिफाई करते हैं कि जो इवेंट्स हमें दिए गए वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या नहीं, और किस तरह से चेक किया जाता है कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे कि नहीं होंगे। ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में की थी। We had studied that if two events A and B are independent, then probability of A intersection B is equal to PA into PB. मतलब जब भी दो इवेंट्स एक साथ होंगे उनके साइमल्टेनियस अकरेंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो पीए और पीबी की एक्चुअल प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट के इक्वल होती है अगर ए और बी दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। दूसरी चीज जो हमने कल की थी वो ये भी किया था कि इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट then probability of occurrence of A by B is equal to probability of A। मतलब आप A की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालो विद रिस्पेक्ट टू B या आप A की एक्चुअल प्रोबेबिलिटी निकालो, तो दोनों प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो सेम आती हैं अगर A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इसके बाद जो चीजें हमने कल की क्लास में डिस्कस की थी वो था द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। कब हम बोलेंगे कि इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और कब बोलेंगे कि इंडिपेंडेंट हैं। इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। जब कभी दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो वहां इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। लेकिन अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पीए इंटू पीबी के बराबर आती है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस में पीए और पीबी नॉन जीरो होते हुए भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी जीरो होता है, क्योंकि वहां हम इवेंट्स की टर्म्स में कंसिडर करके चलते हैं, हम ए और बी के कॉमन आउटकम्स को देखते हैं। जबकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स को लेते हुए ऐसा नहीं होता, इसलिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स प्रोबेबिलिटी की टर्म में डिफाइन किया जाता है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की टर्म्स में डिफाइन किया जाता है। ये चीजें हमने कल पढ़ी थी। The next thing that we studied yesterday is probability of occurrence of at least one of our independent events। ये एक छोटा सा प्रूफ है जो यहाँ दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं इसका प्रूफ जो है वो आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। क्योंकि अभी जो सीबीएसई ने सिस्टम शुरू किया है ना उसमें 2 मार्क्स में छोटी छोटी थ्योरम्स दे दी जाती हैं। आती सिर्फ 2 मार्क्स में ही है, ज्यादा बड़ी थ्योरम नहीं आती, लेकिन छोटे छोटे रिजल्ट्स जो है ना वो प्रूव करने के लिए डाल दिए जाते हैं पेपर में। और जब स्टूडेंट्स ने किए हुए नहीं होते तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते और फिर वहां पर मार्क्स का लॉस हो जाता है। So the first result that I want to discuss with all of you today is probability of occurrence of at least one of our independent events. How to calculate this probability? I had discussed this thing in brief yesterday also. Now let us assume that A1, A2, A3 up to AR, these are our independent events. ये जो नीचे नंबर्स दिख रहे हैं ना 1, 2, 3 अप टू आर, ये क्या है, ये सबस्क्रिप्ट शो कर रही है कि नंबर ऑफ इवेंट कौन सा है। तो A1, A2, A3 up to AR respectively are independent events, and let us assume that P1 is the probability of first event A1, P2 is the probability of A2, and PR is the probability of AR, which can be written as PA1 is equal to P1. It means A1 के होने की probability क्या है, P1 है, फिर A2 के होने की प्रोबेबिलिटी P2 है, और फिर AR के होने की प्रोबेबिलिटी है PR। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब हमें क्या चाहिए कि इन इवेंट्स के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं, हम एटलीस्ट वन इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी कि हमें ये भी पता हो कि इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटीज अगर P1, P2, P3 अप टू PR बनती हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ द सेम इवेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट्स A1, A2, AR डू नॉट हैपन आर गिवन बाय 1 माइनस P1, 1 माइनस P2 अप टू 1 माइनस PR। कैसे आया ये, आप लोगों को 10th क्लास से आप लोग सीखते आ रहे हो कि अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी PA है तो उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 में से इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो तो इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। Applying the same concept here, we can say that probability of not A1, not happening of A1,
PA1 bar will be equal to 1 minus P1. Similarly, probability of PA2 bar not happening of event A2 will be equal to 1 minus P2 and probability of AR bar यानी AR के नहीं होने की probability ये क्या रहेगी, ये हो जाएगी 1 minus PR. Now I want to calculate the probability that none of the events take place. हम ये probability क्यों निकाल रहे हैं none of the events की probability? इसके पीछे रीजन क्या है, जैसे कल भी हमने किया था, whenever we want to calculate the probability of happening of at least one event, we need to find probability that none of the events happen. एक shortcut लिया था ना हमने कि probability of at least one is equal to 1 minus probability of none. अगर 1 में से none of the events की probability को माइनस कर दिया जाए तो एटलीस्ट 1 इवेंट के होने की probability आ जाती है. तो none of the events की probability के लिए हमें सभी events के नहीं होने की probability निकालनी पड़ेगी. So the probability that none of the events take place, none of the events happen is given by probability of A1 bar intersection A2 bar intersection A3 bar up to intersection AR bar. सभी के ऊपर बार लगा हुआ है. बार का मतलब है नेगेशन. इसका मतलब है कि हम यहाँ पर क्या मानकर चल रहे हैं, हम इस चीज को नेगेट करके चल रहे हैं. ठीक है, तो इस चीज को नेगेट करते हुए जो है ये हमने ले लिया. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, जो अगली चीज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट none of these events take place. तो क्योंकि ये events A1, A2, A3 up to AR, these events are independent events. Since these events are independent, their negations are also independent. इन सभी events के जो negations रहेंगे, those negations are also independent events. So by the definition of independent events, we can say that probability of occurrence of A1 bar intersection A2 bar intersection A3 bar up to AR bar can be written as probability of A1 bar into probability of A2 bar into probability of A3 bar up to probability of AR bar. सभी का प्रोडक्ट आ गया. जब सबका प्रोडक्ट आ गया तो सबकी वैल्यूज को हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया. 1 minus P1 is the value of PA1 bar. Similarly, 1 minus P2 is the value of PA2 bar. तो इन सब वैल्यूज को पुट करके एक प्रोडक्ट हमारे पास आ गया 1 minus P1 into 1 minus P2 up to 1 minus PR. This is what? This is the probability that none of the events take place. अब ये तो हो गई कि एक भी इवेंट नहीं होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. Now let us discuss what is the probability that at least one of our events take place. R इवेंट्स में से कम एक इवेंट जरूर होगा. इसकी प्रोबेबिलिटी फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. probability of at least one event is given by 1 minus probability of not happening of all the events. तो 1 में से नन की प्रोबेबिलिटी को घटा दिया. अब ये जो नन की प्रोबेबिलिटी थी ये इस प्रोडक्ट के इक्वल थी. तो इस प्रोडक्ट को अगर हम 1 में से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास R इवेंट्स में से एटलीस्ट 1 इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी आ जाती है. ये जो रिजल्ट है, जब क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने होंगे ना इस टाइप के, तो हम इस कॉन्सेप्ट को याद रखें, इस प्रोसेस को याद रखें कि हमें क्या करना है. इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी से नन ऑफ द इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है और फिर उन सबको मल्टीप्लाई करके उन सभी के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और फिर 1 में से माइनस करके किस चीज की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है. 1 में से माइनस करके हम इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ द आर इवेंट्स टेक प्लेस. तो ये रिजल्ट आपको बस ध्यान रहना चाहिए कि कभी 1 मार्क के क्वेश्चन में आपसे ये चीज पूछ ली जाए तो आप इसे कैसे पुटअप करोगे. तो कीपिंग इन व्यू द क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ओनली which may be a reasoning question, which may be a fill in the blank, which may be an MCQ. For that purpose we must remember what is the probability of happening of at least one of the R events. After that we have some important results based upon the concept of independent events. और वो जो नया concept है वो क्या है इसमें. The new concept now which has been given to us is what is the how to prove that if two events A and B are independent, then A and B bar or A bar and B
और ए बार एंड बी बार आर इंडिपेंडेंट। अब ये कुछ थ्योरम्स है, मैंने कल भी जिक्र किया था कि ये तीनों जो रिजल्ट्स है ना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप खुद देख सकते हो, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसके सामने क्या लगा है, इसके सामने लिखा है सीबीएसई 2017 एंड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मींस इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। तो यहाँ ये थ्योरम की फॉर्म में है, तो एनसीईआरटी की बुक में आपको ये क्वेश्चन की फॉर्म में मिलेगा। और 2017 का जो सीबीएसई का पेपर था 12th क्लास का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। इट मींस इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसी तरह से जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट के सामने क्या लिखा हुआ है, सीबीएसई सैंपल पेपर 2019। इट मींस 2019 में सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर इशू किया, ये क्वेश्चन उसमें था। तो ये दोनों चीजें ये इंडिकेट करती हैं कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, सो वी मस्ट प्रैक्टिस दीज थिंग्स आल्सो। तो आप अपनी बुक में मार्क करके रख सकते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और जहां तक ये थर्ड पार्ट की बात है ना, ए बार एंड बी बार आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, it has been given at position number 8, question number 8 in your exercise 15.3। तो ये तो क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी आ जाएगा। तो ये तीनों ही हमें करने हैं, जिनमें से एक फर्स्ट वन जो है, इसका प्रूफ मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ आपसे। जैसे फर्स्ट पार्ट को प्रूव किया जाएगा, बिल्कुल उसी पैटर्न पर, उन्हीं लाइंस पर सेकंड पार्ट का प्रूफ है। ये आप अपने आप करके देखेंगे। और जो थर्ड पार्ट है, उसे जब हम एक्सरसाइज 15.3 करेंगे, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो यही है। तो उस वक्त हम इस वाले पार्ट को भी करेंगे। So let us now come to the proof of part number 1. If A and B are two independent events, then A and B bar are also independent. अगर A और B independent events हैं, तो हमें show करना है कि A और B bar means negation of B, they are also independent. So what is given to us here? यहाँ given क्या दिया हुआ है? We have been given that A and B are two independent events. A और B दोनों events कैसे हैं? Independent. Since A and B are independent events, so we can say probability of A intersection B is equal to PA into PB. कर्सर की मूवमेंट पर ध्यान दीजिए बेटा। P intersection A intersection B की जो probability है, वो PA और PB के प्रोडक्ट के इक्वल आएगी। ये चीज आपको गिवन है। प्रूव क्या करना चाह रहे हैं हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि ए और बी बार इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ए और बी बार के लिए शो करना है, तो वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार। अब ए इंटरसेक्शन बी बार की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी पड़ेगी। तो ए इंटरसेक्शन बी बार की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? लेट अस कंसीडर द वेन डायग्राम ऑन द राइट हैंड साइड। इस तरह के वेन डायग्राम्स आपने 11th क्लास में स्टडी किए थे व्हाइल यू वर स्टडीइंग द सेट थ्योरी। और थोड़ा थोड़ा ऐसा जो है वो प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में भी आता था। ये हमारा पूरा सैंपल स्पेस है जो कि रेक्टेंगुलर वे में शो किया हुआ है। और इस रेक्टेंगल में दो सर्कल्स हमें दिए गए हैं। दीज सर्कल्स आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट? दीज सर्कल्स आर रिप्रेजेंटिंग इवेंट्स ए एंड इवेंट्स बी। ये पहला सर्कल इवेंट ए को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा सर्कल इवेंट बी को रिप्रेजेंट करता है। दोनों के बीच का ये जो अनशेडेड पोर्शन है ना, जहां अभी कर्सर है, दिस अनशेडेड व्हाइट पोर्शन इज नोन एज ए इंटरसेक्शन बी। ये आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा भी था। ये ए इंटरसेक्शन बी को इंडिकेट करता है। जो लेफ्ट हैंड साइड का जो पोर्शन है ए के अंदर, जिसको शेड किया हुआ है, दिस पोर्शन इज नोन एज ए इंटरसेक्शन बी बार। अब ये ए इंटरसेक्शन बी बार कैसे बना? सॉरी, इस ए इंटरसेक्शन बी बार को समझने के लिए एक बार सेट थ्योरी को रिकॉल कीजिए। ये जो पोर्शन होता है ना, जो ये शेडेड पोर्शन है, हमने क्या किया है, इसमें से ए में से वो एलिमेंट्स निकाल दिए जो बी में भी प्रेजेंट है, यानी ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दिया। तो ये माइनस करने के बाद ये जो पोर्शन बचता है, इसको आप सेट थ्योरी में ए माइनस बी बोलते हो। ए माइनस बी का मतलब ओनली ए, मतलब ए है लेकिन बी नहीं है, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी बोलते हैं जिसको। और सेट थ्योरी में ही आप लोगों को ये चीज सिखाई गई थी, आप लोगों ने एस्टेब्लिश किए थे ऐसे क्वेश्चंस कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए माइनस बी। ए में से बी को माइनस करना, ए और बी का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। लास्ट ईयर ऐसे क्वेश्चंस थे
let x belongs to a minus b, it means x is in a but x is not in b. फिर हम लिखते थे x belongs to a but x does not belong to b complement, x belongs to b complement, क्योंकि x अगर b में नहीं है तो b complement में आएगा, तो वो x जो है वो a इंटरसेक्शन b complement में आएगा। ऐसे क्वेश्चंस होते थे 1.3 एक्सरसाइज में। तो उसी के बेसिस पर ये जो पोर्शन होता है जिसको आप a माइनस बी बोलते हो, इसे बोला जाता है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब प्रोबेबिलिटी थ्योरी में जो b कॉम्प्लीमेंट होता है उसे नेगेशन ऑफ b कहते हैं। तो उस लिहाज से ये जो शेडेड पोर्शन है लेफ्ट हैंड साइड में, a का वो पार्ट जिसकी शेडिंग की हुई है, ये पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये बनेगा a इंटरसेक्शन b बार, यानी a और b बार का इंटरसेक्शन पार्ट, a और नेगेशन b का इंटरसेक्शन। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि इसको हमने a इंटरसेक्शन b बार क्यों बोला। इसी तरह से ये जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, फिर इसको क्या बोलेंगे? क्योंकि ये तो b में से आ रहा है, ये क्योंकि b में से आ रहा है तो इसको बोलेंगे b इंटरसेक्शन a बार या a बार इंटरसेक्शन b। ठीक है, तो ये जो सिंबल्स हैं इनके मीनिंग्स आपको क्लियर होने चाहिए। नाउ लेट अस कम बैक टू द प्रूफ ऑफ फर्स्ट पार्ट। आप सर्कल ए को कंसीडर करो। सर्कल ए इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी बार और दूसरा पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। ए के दो ही तो हिस्से बन रहे हैं यहाँ पर, एक शेडेड है और एक अनशेडेड है। शेडेड पोर्शन हो गया ए इंटरसेक्शन बी बार और अनशेडेड पोर्शन हो गया ए इंटरसेक्शन बी। तो सेट ए को आप इन दोनों का यूनियन कह सकते हो ना। You can say that the set A is equal to A intersection B union A intersection B बार। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब A सेट जो है वो इन दोनों का यूनियन बनता है। इस वजह से हम क्या करेंगे कि हम A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन B बार दोनों को हम लेकर चल रहे, दोनों का यूनियन लेने से सेट A हमारे पास आ जाता है। इट मीन्स सेट A की प्रोबेबिलिटी, A के होने की प्रोबेबिलिटी इन दोनों के यूनियन की प्रोबेबिलिटी के बराबर होनी चाहिए। पर इन दोनों इवेंट्स को भी अगर हम देखें तो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये चीज कहाँ से एग्जिबिट हो रही है? इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ से पता चल रहा है हमें कि A इंटरसेक्शन B बार में तो वो आउटकम्स होंगे जो A में हैं पर B में नहीं है, और A इंटरसेक्शन B में वो आउटकम्स होंगे जो A के अंदर भी हैं और B के अंदर भी हैं। मतलब एक तरफ तो वो एलिमेंट्स जो B में प्रेजेंट हैं, एक तरफ वो एलिमेंट्स जो B में बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ A में ही प्रेजेंट है। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन तो एम्प्टी हो गया, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गए। और जब कभी भी हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के यूनियन की प्रोबेबिलिटी लेते हैं तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पी ए प्लस पी बी के इक्वल आती है। इंटरसेक्शन पार्ट रहता ही नहीं क्योंकि इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। So keeping in view that particular point, we can say that probability of A is equal to the probability of what? Probability of A is equal to probability of A intersection B plus probability of A intersection B बार। ठीक है, दोनों का सम आ गया यहाँ पर। अब जब दोनों का सम हमारे पास आ गया यहाँ पर, तो इन दोनों के सम से को हमने यहाँ पर लिखा, तो पी ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार। अब हमें तो ये वाला पार्ट चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके साथ जो ये सेकेंड पोर्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको ट्रांसपोज कर दो, इसको शिफ्ट कर दो। ठीक है, इसे शिफ्ट करके आप पी ए के पास ले जाओ। तो कैन वी से आफ्टर शिफ्टिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये चीज हमारे पास आ गई कि ए इंटरसेक्शन बी बार की जो प्रोबेबिलिटी है दैट प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस probability of A intersection B. Now the probability of A intersection B is equal to how much? Probability of A intersection B
इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। जो ये क्वांटिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको आप पी ए और पी बी का प्रोडक्ट कह सकते हो। क्यों कह सकते हो? क्योंकि ए और बी इवेंट्स तो इंडिपेंडेंट थे। तो ए और बी क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स थे, इस वजह से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को पी ए इंटू पी बी लिख सकते हैं। ये क्वांटिटी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दोनों में से पी ए को कॉमन लिया तो वी आर नाउ लेफ्ट विद 1 माइनस पी बी। और 1 माइनस पी बी किसको बोलते हैं? 1 माइनस पी बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ बी। तो वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी बार। तो ए इंटरसेक्शन बी बार की प्रोबेबिलिटी पी ए और पी बी बार के प्रोडक्ट के बराबर आती है। सो वी कैन से दैट ए एंड बी बार आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इस तरह से हम इन इवेंट्स को इंडिपेंडेंट इवेंट्स कह सकते हैं और ये जो थ्योरम है ये आपकी प्रूव हो जाती है। बिल्कुल इन्हीं पैरेलल लाइंस पर, सिमिलर लाइंस पर वी कैन एस्टैब्लिश दैट ए बार एंड बी आर आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ये जो प्रूफ है ये इसके साथ कवर हो जाता है। नाउ लेट अस कम टू वन एग्जांपल। कल जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन था इस टॉपिक से रिलेटेड। हमें प्रोबेबिलिटीज ऑलरेडी गिवन थी, सिर्फ हमें चेक करना था कि ए और बी इवेंट्स हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स बनते हैं कि नहीं बनते हैं। जबकि अभी ये जो क्वेश्चन है ये वर्ड प्रॉब्लम है। तो लेट अस टेक वन ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम्स। A coin is tossed thrice and all 8 possible outcomes are assumed to be equally likely. In which of the following cases are the events E and F independent? एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, 8 आउटकम्स आते हैं। ये 8 आउटकम्स कौन कौन से होते हैं? ऑल 3 टेल्स, 2 टेल्स 1 हेड, 1 टेल 2 हेड्स और 3 हेड्स। तो ये हमने पीछे भी 2 एक्सरसाइजेस में किए थे। ये 8 आउटकम्स बनते हैं जब कभी भी हम 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं। तो नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस कितना हो गया? 8। Two events E and F are given to us. The event E is first throw results in head. पहले थ्रो में हेड आता है। अगर पहले थ्रो में हेड आता है तो E के फेवरेबल केसेस कौन से हुए? जहां पर पहले नंबर पे H दिखाई दे रहा है। तो देखो एक तो ये हो गया HTT, फिर हो गया HTH, फिर HHT और HHH। ये 4 केस है जिनमें फर्स्ट नंबर पे H नजर आ रहा है। तो E के फेवरेबल आउटकम्स हो गए 4, इसलिए E की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/8 यानी 1/2। अब आता है इवेंट F। F क्या दिया? द लास्ट थ्रो रिजल्ट्स इन टेल। लास्ट थ्रो में टेल आएगा। लास्ट थ्रो में यानी पीछे वाले में जिसमें टी आ रहा है तीसरे नंबर पे, वो लेना है इसमें। तो एक तो ट्रिपल टी हो गया, एक THT हो गया, एक HTT हो गया और एक HHT हो गया। ये 4 आउटकम आ गए जिनमें तीसरे नंबर पे टेल दिखाई दे रहा है आपको। अगेन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 4 हैं। तो F की प्रोबेबिलिटी क्या बनी? 4/8 यानी 1/2। E की प्रोबेबिलिटी भी आ गई हमारे पास और F की प्रोबेबिलिटी भी आ गई। Now the next thing is what are the cases which are favorable to both E and F? दोनों के कॉमन केसेस कौन से हैं वो देखो। दोनों के कॉमन केसेस वो होंगे जहां पहले नंबर पे H और थर्ड नंबर पे T दिखाई देगा। तो दोनों का कॉमन हो गया, एक तो HTT और एक HHT। सिर्फ 2 केस कॉमन बनते हैं। 2 केसेस कॉमन आते हैं तो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ E इंटरसेक्शन F। E इंटरसेक्शन F में 2 केस बने हमारे पास, इसलिए E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी आ गई 2/8, 2/8 यानी 1/4। क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए तो सैंपल स्पेस के नंबर से ही डिवाइड करेंगे। नाउ जस्ट चेक, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F है 1/4 और अगर हम PE PF का प्रोडक्ट लें तो कितना आएगा? PE PF का प्रोडक्ट बनेगा 1/2 इंटू 1/2। 1/2 इंटू 1/2 मीन्स 1/4। तो E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी और PE इंटू PF सेम आ रहे हैं ना, दोनों वैल्यू सेम आ गई। हेंस वी कैन से दैट E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ऐसे ही सेकेंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट में भी E और F 2 इवेंट्स डिफाइन किए। E है द नंबर ऑफ हेड्स इज 2 और F है द लास्ट थ्रो रिजल्ट्स इन हेड। हमें चेक करना है इंडिपेंडेंट इवेंट्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे। लेट अस कम टू द सॉल्यूशन। E इवेंट में क्या बोला? द नंबर ऑफ हेड्स इज 2, 2 हेड होने चाहिए। तो 2 हेड के केसेस हो गए THH, HTH, HHT। तीन ही केस बनते हैं जिसमें 2 हेड है और एक टेल है।
तो फेवरेबल आउटकम्स हुए 3, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गई 3/8। इवेंट एफ दिया था द लास्ट थ्रो रिजल्ट्स इन हेड, लास्ट थ्रो में हेड आना चाहिए। देखो यही था इसके अंदर, ये जो क्वेश्चन था ना, एफ था द लास्ट थ्रो रिजल्ट्स इन हेड, लास्ट थ्रो में हेड आएगा। तो इस चीज को अगर हम देखें तो एफ इवेंट क्या बना आपका, एफ इवेंट बना टीटीएच, टीएचएच, एचटीएच और एचएचएच, जहां लास्ट में एच आ रहा है। 4 केसेस बने फेवरेबल, एफ के फेवरेबल केसेस 4 हैं, इसलिए एफ की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/8 यानी 1/2। अब इंडिपेंडेंस चेक करनी है तो इंटरसेक्शन चाहिए ना, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, ई और एफ का इंटरसेक्शन। ई और एफ का इंटरसेक्शन लें तो एक तो ये कॉमन दिखाई दे रहा है टीएचएच, और टीएचएच के अलावा और क्या कॉमन आ रहा है, एक ये है एचटीएच। एचटीएच और टीएच, ये 2 केसेस आपको दोनों में दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों में दिखाई दे रहे हैं तो ई इंटरसेक्शन एफ में ये 2 केस आ गए, यानी ई इंटरसेक्शन एफ के फेवरेबल आउटकम्स कितने बने, 2। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, 2 आउटकम्स हैं, 8 टोटल केसेस थे, तो 2/8 यानी 1/4। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। अब ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी तो 1/4 है, जबकि आप पीई पीएफ का प्रोडक्ट निकालोगे तो कितना आएगा, पीई पीएफ का प्रोडक्ट आएगा 3/8 इंटू 1/2, दैट इज 3/16। अब 3/16 और 1/4 ये तो अलग अलग क्वांटिटीज हो गई ना, अलग अलग क्वांटिटीज हो गई, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू पीई इंटू pf, hence we can say that events e and f are not independent events। तो कल हमने डिस्कस किया था न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आज किया है एक वर्ड प्रॉब्लम। नाउ द होमवर्क which I am giving to you today is you have to carry out the question numbers 1, 2, 3, 4, 5 and 6। 6 क्वेश्चन आपने करने हैं एक्सरसाइज 15.3 के। फर्स्ट मैंने कल करवाया था, आगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं, न्यूमेरिकल्स भी हैं। जस्ट ट्राई एंड सॉल्व आउट क्वेश्चन नंबर 1 to 6। फिर जो आपके डाउट्स हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो कल की क्लास में डाउट्स लेकर फिर हम इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें 7 और 8 जो 2 क्वेश्चंस है ना, दीज 2 क्वेश्चंस आर थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस। तो फिर यहाँ से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब इसके साथ जो हमारी आज की जो क्लास है उस वो